स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी सॉल्व। प्रीवियस ईयर के जितने भी हिंदी के टॉपिक वाइज जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है यह है हिंदी ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। इससे जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा में कोई भी हिंदी से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विभिन्न एग्जामों में जो पूछे हुए रहते हैं उन्हीं को रिपीट करके पूछा जाता है। तो इसलिए इसको सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है यानी कि ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम का जो इसमें सब टॉपिक है यानी कि उप टॉपिक है यह है वर्ण वर्णमाला परिभाषा एवं भेद। इससे संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्ण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने ढेर सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं और व्यंजन तो 41 होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है शब्द को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं, जैसे आ, का, पा, ता इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। राम शब्द में अक्षर रा और मा एवं 4 वर्ण रा, आ, मा, आ हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के जो भेद हैं यहाँ है 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, तो इसमें 52 वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्वर दिया हुआ है, व्यंजन संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञा स्रा हो जाएगा, अयोगवा होगा अंग आहा, और द्विगुण व्यंजन जो है या ढा और ढा है, और कुल वर्णों की जो संख्या है 52 हो जाएगी। अंतस्थ व्यंजन कौन है, या अलावा है। उसमें व्यंजन तो सा, 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 हा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है स्वर वर्ण है, जिसकी परिभाषा और भेद एवं संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। कौन स्वर नहीं है, कौन सा इसमें से स्वर नहीं है, तो बा जो है यह स्वर नहीं है, बाकी आ, उ, ए स्वर हैं। और हिंदी में स्वर की कुल संख्या 11 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से री क्या है। री क्या है, तो री जो है यह स्वर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब स्वर में भी हर्ष स्वर जो होता है आ, ई, उ, री है, और दीर्घ स्वर जो है आ, ई, उ, ए, ओ, औ है। कुल मिल टोटल जो है 11 स्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और री की मात्रा वाले अन्य शब्द होंगे कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या टोटल 11 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वर किसका भेद है? स्वर जो है यह वर्ण का भेद है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। आ ई उ री हर्ष स्वर हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सब द्विमात्रिक स्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट जो स्वर है यह है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो यह स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर जो दिए हुए हैं यह दीर्घ हैं? तो ऑप्शन ए में जो दिए हुए हैं ये सभी स्वर दीर्घ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में जो हर्ष स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? तो जो हर्ष स्वर हैं इनकी संख्या 4 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के 2 भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जो हैं 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उनको कहा जाता है, उनको गुरु यानी कि दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर यहाँ पे दीर्घ है? तो ऑप्शन ए में आ जो दिया हुआ है यह दीर्घ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ जो है यह संयुक्त स्वर नहीं है, स्वतंत्र स्वर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये स्वतंत्र के साथ साथ ही दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, क्योंकि दीर्घ स्वर जो है उसमें 2 मात्रा का टाइम लगता है, जबकि प्लुत स्वर जो है उसमें 3 मात्रा का टाइम लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर जो है यह ओम है। एग्जाम्पल के रूप में इसे देख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संधि संयोग के आधार पर स्वर। संधि और संयोग के आधार पर स्वर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, टॉपिक का नाम है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है इनको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? संयुक्त स्वर किसे माना गया है? तो ऐ को संयुक्त स्वर माना गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा इसमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ जो है यह मूल रूप से दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर तो ई हो जाएगा। ऑप्शन बी बड़ी ई जो हो जाएगा समृद्ध स्वर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं समृद्ध स्वर किसे कहते हैं। तो समृद्ध स्वर या उच्च स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक समृद्ध स्वर है। और विवृत स्वर, तो विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ एक विवृत स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवृत जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
विपरीत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विपरीत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: विपरीत, अर्धविपरीत, अर्धसंवृत और संवृत। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धविपरीत स्वर है, कौन सा अर्धविपरीत है? तो अय जो है यह अर्धविपरीत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ मुंह के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वरों के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक, यह है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो डा और ढा जो है यह मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मूर्धन्य व्यंजन डा और ढा है। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्त से कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, सा मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण कौन सा है? का वर्ग का उच्चारण जो है यह हो जाएगा कंठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण जो होता है यह होता है कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। कंठ से का, खा, गा, घा, अंगा, और तालु से चा, छा, जा, झा, इया, मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, डा, दंत से ता, था, दा, धाना, ओष्ठ से क्या होगा? तो पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन होगा यारा लावा, उसमें व्यंजन सा, सा, हा। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यारा लावा जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन सा, सा, हा। दंत व्यंजन ता वर्ग और ला और सा जो होते हैं दंत व्यंजन है। तालव्य व्यंजन चा वर्ग और या सा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो ये है सा, री, टा, ठा के। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सा, री, टा, ठा का मूर्धन्य उच्चारण स्थान है। सा, हा, चा, छा का तालु है और सा, ता, था, दा का दंत होगा। आ, का, खा, गा का जो होगा यह कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा वर्ण है जो कि तालव्य नहीं है? तो यहाँ पे का जो है यह तालव्य नहीं होगा क्योंकि यह कंठ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीसीएस प्री में पूछा गया है, सी सेट में। दिए गए वर्णों में का वर्ण कंठ है, जबकि चा वर्ग, चा, छा तथा झा वर्ग तालव्य हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं, जैसे ई, चा वर्ग, या और सा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंठोष्ठ शीघ्र स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों को मिक्स करके कौन सा स्वर बोला जाता है? तो अ बोला जाता है यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अ कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। कंठे ध्वनि आ, का वर्ग, तालव्य ध्वनि ई, चा वर्ग और सा, या, मूर्धन्य ध्वनि टा वर्ग, सा, दंत ध्वनि ता वर्ग, या, रा, ता वर्ग, साथ ही रा, ला और सा। ओष्ठ ध्वनि जो है पा वर्ग होता है। कंठ तालव्य ध्वनि जो होगा ये हो जाएगा, आय हो जाएगा। कंठोष्ठ जो है वो है और अ है। नेक्स्ट है कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालव्य दोनों की सहायता से कौन सा दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? तो यह उदाहरण हो जाएगा ए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण इसमें ऐसा है जो कि ओष्ठ नहीं है? तो आ जो है बड़ा यह ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह ओष्ठ ना होकर के कंठ ध्वनि है आ। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण आ हो जाएगा छोटा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका उच्चारण तालव्य से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ।
मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है यानी कि क्रियाशील होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित यानी कि उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ऊ जो है यह ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ उच्चारण स्थान है, दूसरी तरफ स्वर है। कंठ जो है आ हो जाएगा, तालु से ई, मूर्धा से री है, ओष्ठ जो होगा यह उ, कंठ तालु से ए, और कंठ ओष्ठ से ओ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा यहाँ पे है? तो ए जो है यह कंठ तालव्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंठ तालव्य वर्ण ए, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, रा सा का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह कंठोष्ठ वर्ण है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, तो जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है चंद्रबिंदु का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल जो है कौन सा है? तो यह नाक और मुंह है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में यहाँ पे अनुनासिकता है? तो संभावना में अनुनासिकता है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? वह निरनुनासिक स्वर हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरानुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, आ। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। नेक्स्ट सब टॉपिक है, ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? कौन सा इसमें से है? तो बड़ी ई नहीं, छोटे ई जो है यह आवृतमुखी स्वर है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ए। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, और आ। निम्नलिखित विकल्पों में से ई आवृतमुखी स्वर है। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ जो है वह किस प्रकार का स्वर है? तो यह पश्च समृद्ध स्वर है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उ जो है यह पश्च समृद्ध स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण कौन यहाँ पे नहीं है? तो द्वित्व जो है यह स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे स्वर के सब वर्गीकरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि क्या होगी? तो यह स्वर है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है। सभी स्वर स्वतंत्र हैं, जैसे आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये सब जो हैं यह स्वर हैं और बिना विघ्न के ये बोले जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अब जो ये तीसरा टॉपिक है यह व्यंजन से संबंधित है, अब इसको हम कल पढ़ेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।